बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक बामकसद सोच के साथ मैं हूँ सारा मीर और आज का हमारा मौजू है एजुकेशन। और इस पे गुफ्तगू के लिए हमारे साथ एजुकेशनिस्ट मौजूद हैं, नितालिया कजलबाश। आइए मिलते हैं। वेलकम टू आवर चैनल। थैंक यू और वेरी मच। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सबसे पहले कि आपने टाइम दिया हमें। थैंक यू वेरी मच जी, आपने मुझे ये एजाज़ दिया कि मैं इस वक्त आपके साथ इस प्रोग्राम में शामिल हूँ। मैं इस फील्ड में, एजुकेशन की फील्ड में पिछले कोई 25 इयर्स का एक्सपीरियंस है मुझे इस फील्ड में, बिकॉज आई कम फ्रॉम अ फैमिली ऑफ एजुकेशनिस्ट। माय ग्रैंडमदर, उन्होंने बेगम अनीस मजीद ख़ान, वो फाउंडर थी एसिना फाउंडेशन गर्ल्स हाई स्कूल की। 1964 में ये स्कूल बना था और मैंने अपनी तालीम भी वहीं से हासिल की और किनेड से बीए करके बाहर इंग्लैंड में हायर स्टडीज़ के लिए जाकर मैंने अपना मास्टर्स वहाँ कंप्लीट किया एजुकेशन में और लिंग्विस्टिक्स में। पाकिस्तान वापस आकर मैंने फिर उनके साथ ही स्कूल में काम शुरू कर दिया और उनके ही निगरानी में मैंने सारा कुछ उनसे जो सीखा, जितना कुछ सीख सकती थी। उनको मदर ऑफ एजुकेशन कहा जाता था बिकॉज पायनियर थी वो, वन ऑफ द पायनियर्स इन गर्ल्स एजुकेशन प्राइवेट स्कूल्स इन पाकिस्तान। तो उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया। उनके साथ में I learned how to handle administrative work, I learned how to handle teachers, I learned teacher selection, I learned how to बच्चों को कैसे मेंटोर करना है, टीचर्स को कैसे काउंसल करना है, और बहुत कुछ सीखा उनसे मैंने। तो अब इस फील्ड में आप एक दफ़ा आ जाएं तो आप इससे कहीं इधर उधर जा नहीं सकते, बिकॉज ये इतना मेजर इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट एक ये फील्ड है। बहुत वास्ट है, समंदर की तरह है। बिल्कुल कि बिल्कुल आप सही, एक्सप्लोर करते चले जाएं, बिल्कुल होता चला जाएगा। और मुझे लगता है कि चैलेंजेस बहुत हैं यही बात। एज टाइम गोज़, जिसे हम कहते हैं ना, मेडिकल प्रोफेशन में कंटिन्यूसली कुछ ना कुछ चेंज आता रहता है। इसी तरह मुझे लगता है एजुकेशन नेवर सीजेस, कभी भी एंड नहीं होती। आप खुद भी एज एन एजुकेशनिस्ट, मैं खुद अपने टीचर्स से, अपने बच्चों से बहुत कुछ लर्न करती हूँ, बिकॉज आप रोज़ाना किसी एक नए चैलेंज को फेस करते हैं और जब आप उसको डील करते हैं तो देन आपके वो एक्सपीरियंस में एक और टिक मार्क लग जाता है कि जी ये मैंने नई चीज़ सीखी है। सो इट्स अ साइकिल कि बच्चे आपसे सीख रहे हैं, आप उनसे सीख रहे हैं, टीचर्स आपसे सीख रही हैं और आप उनसे सीख रहे हैं, और यही एजुकेशन है। एग्जैक्टली। और एक एजुकेशनिस्ट, मेरा ख्याल है कि तभी अच्छा एजुकेशनिस्ट बनेगा जब वो जो न्यू चैलेंजेस हैं उसके साथ चलता जाएगा और डेली बेसिस पे कुछ सीखेगा। जैसे आपने बताया कि आपने अपनी ग्रैंड मदर से सीखा, जो इतने बड़े लेवल पे उन्होंने एक स्कूल चलाया, और बहुत अच्छा स्कूल, जिसकी इंतहाई वेल रेप्यूटेड स्कूल, और बड़े बच्चे पढ़ के मेरा ख्याल है बच्चियाँ तो ज़्यादातर वहीं से, कॉन्वेंट से या इस्ना फाउंडेशन से ही पढ़ के आती थी। अच्छा, मुझे बताइए कि ये जो एजुकेशन, अब मैं उसमें इतनी लंबी बात में नहीं जाऊंगी, लेकिन मुझे बताएं क्लियर हमें एक ग्रूमिंग, एक एजुकेशन, एक चीज़ बच्चों में नज़र आती थी उस वक्त कि बच्चा स्कूल से आया है, किस तरह का बच्चा है, अब पढ़ रहा है, होमवर्क कर रहा है, अब उसने ये बनना है, और आराम से वो चलता चला जाता था अपने उसमें। तो अब किस तरह से आप देखती हैं कि ये चीज़ें लैक कर रही हैं? स्कूल्स बहुत खुल गए, बहुत चीज़ें चल रही हैं, लेकिन हम सबको नज़र आ रहा है कि हमारी सोसाइटी और एजुकेशन ख़ास तौर पे किस तरह से क्या कहना चाहिए कि वो चीज़ें हमें नज़र नहीं आ रही। मतलब मैं ये कहूँगी कि पेरेंट्स और स्कूल्स और बच्चा, सेटिस्फेक्शन नज़र नहीं आ रही। क्यों नहीं है वो सेटिस्फेक्शन? देखिए, इसमें आप किसी एक चीज़ को पिन पॉइंट नहीं कर सकते, ना किसी एक चीज़ को आप ब्लेम कर सकते हैं। इट्स मल्टीपल फैक्टर्स, बहुत से फैक्टर्स ऐसे हैं जो इस चीज़ को अफेक्ट कर रहे हैं। उसमें आप जो आपकी टेक्नोलॉजी जिस तरह बढ़ती जा रही है, आप देखें डिस्ट्रैक्शंस बहुत आ गए हैं बच्चों के लिए। एक तरफ वो इम्पॉर्टेंट चीज़ें भी हैं, लाइक यू हैव मोबाइल फ़ोन्स, यू हैव इंटरनेट, यू हैव ऑल दीज थिंग्स। इन सब चीज़ों से एक पॉजिटिव तो ज़ाहिर है, दे आर बेनिफिशियल। स्कूल्स में आपको रिसर्च ईजी हो जाती है, सब काम ईजी हो जाता है, लेकिन एक तरह से वो डिस्ट्रैक्शन इतनी ज़्यादा है कि बच्चे इतने डिपेंडेंट हो गए हैं इस टेक्नोलॉजी पे कि वो जो कन्वेंशनल मेथड था स्कूल्स में टीचिंग का, और वो उससे हट गए हैं। वो चाहते हैं हर वक्त बस अपने हर चीज़ का सवाल इंटरनेट पे ढूंढें, हर चीज़ का जवाब, और वो उसी से कर लें, उसको आंसर कर लें, अपने थीसिस को कर लें, क्वेश्चंस को कर लें, अपने एसेस कर लें। शॉर्टकट मेथड्स हैं
कि जल्दी जल्दी टाइम सेविंग हो जाए, ताकि वो अपने टेक्नोलॉजी पे, बाकी डिवाइस पे अपना फिर कुछ और करते रहें काम। अब इसमें अगेन आपका एक पेरेंटल रोल आ जाता है इसमें बहुत ज़्यादा, कि घर पे कितना ज़्यादा उसको कर्ब किया जाए, सुपरवाइज किया जाए कि बच्चा जो है वो सिर्फ अपने काम के लिए वो यूज़ कर रहा है टेक्नोलॉजी को, या सिर्फ टाइम वेस्ट करने के लिए यूज़ कर रहा है। टेक्नोलॉजी तो है एंड यू कैन नॉट टेल देम कि ना यूज़ करो, बिकॉज बेनिफिशियल भी है, लेकिन उसको एक टाइम लिमिट करें या उसका कोई यूसेज लिमिट करें। एक ये चीज़ हो गई। दूसरा, जैसा आपने मेंशन किया कि हर जगह तो स्कूल्स अब आप देखें ओपन हो रहे हैं, छोटी छोटी बिल्डिंग्स के अंदर भी स्कूल बना लेते हैं, प्राइवेट स्कूल है, उनको रजिस्टर करा दिया। अब उस जगह पर किस किस्म की टीचर्स पढ़ा रहे हैं, क्या फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, जो बेसिक फैसिलिटीज़ एक स्कूल में होनी चाहिए, जो बेसिक, मतलब अगर इवन इट्स जस्ट अ ब्लैक बोर्ड और एंड अ चॉक, इट्स अ वाइट बोर्ड एंड अ मार्कर, अगर उसके साथ साथ जो आजकल के दौर के लिए आपको एक मतलब कुछ फैसिलिटीज़ ज़रूरी हैं, अगर वो वहाँ पे नहीं होंगी तो आप उसको प्रॉपर तरीके से उस एजुकेशन को इम्पार्ट नहीं कर सकेंगे। तो अगर हर जगह पे छोटे छोटे स्कूल्स खुल जाएंगे और वो पेरेंट्स क्योंकि देखते हैं कि जी हमारे घर के करीब स्कूल खुल गया, इसकी फ़ीस कम है तो यहाँ पे डाल दें, तो वो उस वजह से भी आपको अपनी नई जनरेशन में वो वाला वो एजुकेशन का लेवल नज़र नहीं आएगा, बिकॉज लोग अपने घरों के पास, आपको पता है आबादी इतनी बढ़ गई है, दूर दूर तक तो लाहौर फैल गया है। बिल्कुल, हर मतलब आप जहाँ तक देखें सोसाइटीज़ आ गई हैं, हर सोसाइटी में कुछ अच्छे स्कूल्स हैं, कुछ छोटे स्कूल्स हैं। मैं किसी स्कूल को बुरा या अच्छा नहीं कहूँगी, अपना अपना छोटे स्कूल्स घरों के अंदर भी बहुत अच्छे हो सकते हैं अगर आपके टीचर्स अच्छे हों, आपके 2-4 जो आपने वहाँ पे हेड रखे हुए वो उनको सुपरवाइज अच्छा कर रहे हो, तो कोई भी स्कूल एक अच्छा स्कूल बन सकता है। ज़रूरी नहीं है उसके लिए कि आपको एकड़ों की जगह चाहिए या आपको बड़े बड़े स्विमिंग पूल्स चाहिए या बहुत बड़ी बड़ी आपको ग्राउंड्स चाहिए। बेसिक फैसिलिटीज़ हों, बच्चों को चाहे आप किसी और जगह किसी पार्क में ले जाकर उनको स्पोर्ट्स करवा लें, उसमें कोई मसला नहीं है, लेकिन एक बैलेंस हो स्पोर्ट्स में, डिबेट्स में, उनकी एक्स्ट्रा करिकुलर और को करिकुलर एक्टिविटीज़ में, ये सब कुछ अगर हो तो आई एम श्योर कि वो जो आप जिस लेवल ऑफ एजुकेशन का कह रही हैं कि वो आपको भी नज़र नहीं आ रहा, लेकिन अगर वो सब कुछ बैलेंस्ड तरीके से दिया जाए बच्चों को, तो आई एम श्योर कि वो आपको वापस वो एक लेवल नज़र आना शुरू हो जाएगा। अच्छा, अभी आपने जैसे कहा कि अगर ज़ाहिरी बात है कि आबादी बहुत बढ़ती जा रही है और स्कूल्स की बहुत ज़रूरत है, और मुझे लगता है कि अभी तो हर जगह और स्कूल्स खुलने चाहिए। अब वो सारे स्कूल्स जो हैं वो बहुत बड़े स्केल पे अगर ना भी हों, गवर्नमेंट के पास इतने अगर वसाइल नहीं हैं, तो प्राइवेट स्कूल्स और हर जगह स्कूल्स ओपन होने चाहिए, लेकिन टीचर हमारा जो है वो मॉडर्न चैलेंजेस को फेस करने के लिए तैयार शायद उस तरह ना हो हर टीचर, क्योंकि बड़े सिस्टम्स में तो ट्रेनिंग का एक कंटिन्यूअस प्रोसीजर है, बट छोटे में तो आप क्या समझती हैं कि ये कोई अभी तक कोई इस तरह की टीम्स नहीं हैं जो टीचर ट्रेनर्स हों और वो जाकर स्कूल्स में ट्रेनिंग करें टीचर्स की, सब्जेक्ट वाइज भी और एडमिनिस्ट्रेटिव उसमें भी, और पेरेंट्स के साथ भी उनकी काउंसलिंग्स के लिए भी और उनकी ओरिएंटेशंस के लिए, और वो तो ऐसा सिस्टम बनने से कोई फ़र्क पड़ेगा, या ऐसी टीम्स किस तरह से हम बना सकते हैं? क्योंकि जो मॉडर्न वर्ल्ड चैलेंजेस है, मुझे लगता है उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम टीचर्स जो हैं ख़ास तौर पे वो उस चीज़ के लिए तैयार हों या उस चीज़ के साथ चलें ताकि वो बच्चों को डील कर सकें। जी बिल्कुल, आप दुरुस्त फरमा रही हैं कि जो टीचर्स ट्रेनिंग सेशंस होते हैं उनमें वो बहुत बेनिफिशियल साबित होते हैं। हम अपने स्कूल में भी इसी तरह किया करते हैं कि मतलब आप जब आते हैं, कोई नई टीचर्स आती हैं, वो अपना एक डिग्री तो लेकर आ जाती हैं, ठीक है, डिग्री में एक एग्ज़ाम लिया आपने अच्छे मार्क्स ले लिए, लेकिन प्रैक्टिकली उन्हें कुछ भी नहीं आता। तो प्रैक्टिकल अगर आप उन्हें शुरू में कहते हैं जी आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो आप चले जाएं प्लीज़, आप नहीं पढ़ा सकते इधर, वो पढ़ाएंगे तो एक्सपीरियंस आएगा। बिल्कुल। अब वो एक्सपीरियंस अगर उन्होंने लेना है या आपने उनको एक्सपीरियंस दिलवाना है वो, तो ये फिर एज द हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन आपका ये फ़र्ज़ है कि आप या तो खुद उनको ट्रेनिंग करवाएं इफ़ यू आर केपेबल योर सेल्फ, या फिर ऐसे लोगों से रुजू करें जो ट्रेनिंग सेशंस दे सकें। आई एम श्योर यहाँ पे काफ़ी प्लेटफॉर्म्स हैं और कुछ अभी बन भी रहे हैं जिसमें ऑफ़र करते हैं सर्विसेज कि वो आकर सब्जेक्ट वाइज आपको ट्रेनिंग दें टीचर्स को, सिर्फ सब्जेक्ट की ही नहीं, सब्जेक्ट तो उन्होंने अपने डिग्री में सीखा होगा, लेकिन जो तरीका होता है हर सब्जेक्ट पढ़ाने का, साइंस पढ़ाने का, ग्रामर पढ़ाने का, कोई लैंग्वेज, मैंने लिंग्विस्टिक्स किया हुआ है, एक लैंग्वेज को सीखने का, उसको आगे पढ़ाने का बहुत फ़र्क तरीका है
कंपेयर टू मैथ्स या साइंस। बिल्कुल मैथ्स पढ़ाने का तरीका बिल्कुल फ़र्क है। लेसन प्लानिंग है, आप लेसन प्लानिंग में आप देखेंगे इतना वास्ट एक सब्जेक्ट है कि आपने लेसन प्लानिंग कैसे करनी बिल्कुल। है, टीचिंग स्ट्रेटजीज हैं कि आपने कैसे करनी बहुत है, सारी चीज़ें, एक्टिविटीज़ को आपने कैसे डिवाइड करना है, आपने रैप अप कैसे करना है, आपने स्टार्टिंग कैसे लेनी है, आपने क्वेश्चन आंसर सेशन कैसा दरमियान में बनाना है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपने देखनी है। फिर आपने बच्चों में देखना है कि स्लो लर्नर्स के लिए आप क्या चीज़ कर रहे हैं, फिर जो बच्चे बहुत इंटेलिजेंट है उनके लिए आप एक्सटेंशन वर्क कैसे आप ऑफर कर रहे हैं, क्योंकि आपकी क्लास में आप अगर 40 मिनट कोई एक्टिविटी डिज़ाइन करते हैं तो बाज़ बच्चे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटेलिजेंट हैं, वो 20 मिनट्स में कर लेते हैं, तो एक्सटेंशन वर्क भी चाहिए। अगर कोई बच्चा स्लो लर्नर है, वो 80 मिनट तक नहीं कर पाएगा, तो उसकी नीड को कैसे आप मीट करेंगे जी। तो ये चैलेंजेस हमें हैं। तो ये चैलेंजेस भी फेस करने के लिए आपके पास टीम्स होती है, बहुत लोगों ने ये इस तरह के प्लेटफॉर्म्स कुछ ऑर्गेनाइज भी किए हुए हैं जिनको ये स्कूल्स टच कर सकते हैं, उनको उनसे हेल्प ले सकते हैं, मे बी एट अ पर्टिकुलर फ़ी होती है। कई लोग वैसे ऑफ़र करते हैं वॉलंटियर वर्क, जिसके अंदर जाके ये वो बताते हैं, समझाते हैं कि बच्चों के लिए कैसे आपने एक लेसन प्लान करना है। ज़ाहिर है जिस तरह आपने बताया कुछ स्लो लर्नर्स होते हैं जो थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लेते हैं उसी चीज़ को समझने में। अब उनको सिर्फ लेबल कर देना कि जी वो स्लो लर्नर है, वो काम नहीं कर सकता, ये आंसर नहीं है। वो टीचर उसको एक्स्ट्रा टाइम दे के करे या उसके लिए कोई चीज़ें इंटरेस्टिंग बना कर करे। जिस तरह मैथ्स की कई ऐसी टेक्निक्स हैं छोटी छोटी सी जो हमारी टीचर्स हमारे ज़माने में बताती थी कि जी इस तरह 9 का टेबल है, उसको इस तरह याद रखो। तो वो बच्चे इंटरेस्ट में बड़ा कुछ सीख जाते हैं। जो स्लो भी होंगे वो उसको गेम समझ के सीख जाएंगे। तो ये स्ट्रैटेजीज होती हैं जिससे एक अच्छा टीचर पहचाना जाता है। बिल्कुल। तो इनको आप सिखाएं, ये टीचर्स के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो विलिंग हों इस चीज़ के लिए कि वो लर्न करें, और आपके जो हेड्स इंस्टीट्यूशंस के वो विलिंग हों कि वो उनको ये फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करें ताकि ये एक साइकिल चले। अगर टीचर की सिलेक्शन अच्छी होगी, उसकी गाइडेंस अच्छी होगी, वो टीचर बच्चे को बहुत बेहतर तरीके से पढ़ा सकेगी। बच्चा पढ़ के आगे फिर मुआशरे का एक प्रॉपर फ़र्द बन सकेगा। वो जिस मर्ज़ी प्रोफेशन में जाएगा, वो चाहे टीचिंग में जाए, चाहे किसी भी और प्रोफेशन में जाए, वो अपनी वो सारी चीज़ें जो टीचर से उसने सीखी हैं वो किसी ना किसी तरह से मैनिफेस्ट होंगी उसके अगले प्रोफेशन में। अगर एक टीचर ने डांट डपट के और बहुत एक बहुत डिफरेंट किस्म के अंदाज से उसको पढ़ाया होगा जो उसके दिमाग में नेगेटिवली बैठा होगा, तो वो उसको कभी भी अपनी प्रोफेशनल लाइफ में पॉजिटिविटी उसमें नहीं आ सकेगी वो वाली। लेकिन अगर उसकी टीचर ने उसको एक पॉजिटिव वे से चीज़ों को हैंडल करना उसको सिखाया होगा कि अगर ये चैलेंज है, कुछ नहीं होता, ये हो सकता है, ये ऐसे कर सकते हो, इसको तुम इस तरह हर्डल को क्रॉस करो, तो वो अपनी प्रोफेशनल लाइफ में भी उसको याद रखेगा और उसको अप्लाई करेगा। ये बहुत ज़रूरी है कि हम बच्चे को ये कभी ना कहें कि आप नहीं कर सकते। बिल्कुल। ये बात उसके ब्रेन पे जाके एक छाप दे देगी कि मैं नहीं कर सकता। फिर वो कर सकता भी होगा तो नहीं करेगा। बिल्कुल। अगर वो नहीं भी कर सकता, आप उसमें फॉर द टाइम बिंग पोटेंशियल नहीं देख रहे, आप उसको कहें बेटा आप कर सकते हैं, आज नहीं कर पा रहे, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, लेकिन आप कर लेंगे, आप कर सकते हैं। और ये बात पेरेंट्स को भी समझानी है। बच्चे घर में अपने सिबलिंग से, अपने भाई बहनों से भी ना, उनकी जो एक वो राइवलरी शुरू होती है ना, वो इसीलिए होती है कि कुछ बच्चे बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, कुछ बच्चे नहीं इतना अच्छा परफॉर्म करते। तो पेरेंट्स जो हैं वो ना चाहते हुए भी ना बताते हैं तुम्हारा बड़ा भाई तो इस तरह के मार्क्स लेता है, तुम क्यों नहीं ले सकते। कंपैरिजन बिल्कुल नहीं। तो जब वो आप ये करते हैं, बच्चे के ऊपर उसकी नफ्सियात पे बहुत बुरा असर पड़ता है। वो ना भी बोले, वो या तो बिल्कुल रिबेलियस हो जाएगा या बिल्कुल इंट्रोवर्ट हो जाएगा कि भाई मैं तो बिल्कुल गुड फॉर नथिंग हूँ, तो मैं कभी कुछ कर ही नहीं सकता, तो फिर मैं नहीं करता, मैं करूँ ही ना तो बेहतर है। आप उससे नहीं करवा सकते। जी, फिर वो अपनी पूरी जिंदगी इस चीज़ का शिकार रहेगा। बिल्कुल। अच्छा, मैं ये जो एक तो वैसे ही एजुकेशन सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम्स नज़र आ रहे थे, जैसे अभी हमने सारी बात कर ली, ऊपर से कोविड-19 का प्रॉब्लम आया, लास्ट मार्च से स्टार्ट हुआ और फिर लॉकडाउन स्टार्ट हो गया, फिर एग्जाम्स का प्रॉब्लम हुआ, ऑनलाइन हुए, कुछ क्लासेस के हुए ही नहीं, और इसी तरह से सिलसिला चलता चला गया। तो ऑनलाइन क्लासेस पब्लिक स्कूल्स में और पब्लिक लेवल पे और प्राइवेट स्कूल्स में ऑर्गेनाइज करने की पूरी कोशिश की जाती रही है, लेकिन डेफिनेटली गैजेट्स के इश्यूज थे, इंटरनेट का प्रॉब्लम था। तो अब आप क्या समझती हैं कि इससे बच्चों पे क्या इफेक्ट आया है, टीचर्स पे क्या इफेक्ट आया है, और एजुकेशन पे कोई इफेक्ट आया है या बिल्कुल ठीक चल रही है?
देखिए, पहले तो इसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करें। एक आपका प्राइवेट सेक्टर है, एक आपका गवर्नमेंट स्कूल्स का सेक्टर है, ठीक है। जो फैसिलिटीज़ प्राइवेट सेक्टर में अवेलेबल हैं स्टूडेंट्स को भी, स्कूल्स को भी, टीचर्स को भी, वो आपके गवर्नमेंट स्कूल्स में तो वो फैसिलिटीज़ अवेलेबल ही नहीं है। सबसे ज़्यादा सफ़र मेरा ख्याल से किया है गवर्नमेंट स्कूल्स के बच्चों ने, जो लॉकडाउन की वजह से घर पे बैठना पड़ गया। उनके पास कोई फैसिलिटी नहीं इंटरनेट की, उनके पास कोई फैसिलिटी नहीं कंप्यूटर्स की, तो उनका तो एक वो लाइफ में से पूरा एक साल ही निकल गया कि जी महीने के लिए भी क्लासेस अगर शुरू की फिर छोड़ दी, क्योंकि वो कोरोना के केसेस फिर बढ़ गए, फिर ऐसे हो गया। तो उनका तो बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुआ है गवर्नमेंट स्कूल्स में। प्राइवेट स्कूल्स में हाँ, टीचर्स ने बहुत मेहनत की है, टीचर्स को ऑफ़र मतलब सब उनको फैसिलिटीज़ ऑफ़र की गई हैं कि उनको ऑनलाइन क्लासेस के लिए कंप्यूटर्स है, उनका इंटरनेट अवेलेबल, जो भी उनके लिए एक फैसिलिटी दी गई, जिसको उन्होंने मेरा ख्याल से बड़ी बखूबी अंजाम दे लिया उन्होंने। लेकिन मेरा ख्याल से सबसे ज़्यादा मुश्किल जो पड़ी है वो स्टूडेंट्स को पड़ी है, क्योंकि देखिए प्री स्कूल का बच्चा है, प्री स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस, मैं सोचती हूँ प्री स्कूल या क्लास प्रेप या 1, ये वो वाली एज है बच्चों की जब वो विजुअल से और बच्चों टीचर्स की इंटरेक्शन से वो इतना कुछ लर्न करते हैं या कर सकते हैं, जो ऑनलाइन बैठकर मतलब उनका कॉन्सेंट्रेशन स्पैन ही इतना छोटा है कि वो माँ की बात 10 मिनट के बाद समझ नहीं आती उनको, तो टीचर की उनको बात कैसे समझ आएगी। और क्लास में तो बच्चे एक दूसरे को देख बिल्कुल कर जाते उनको प्ले एंड लर्न की आदत है, उनको विजुअल एड्स, उनको ये चीज़ें जो उनके टॉयज हैं, उनको वो चीज़ें उसके साथ सीखने की आदत है। दैट्स द वे दे लर्न। तो सबसे ज़्यादा आपका जो प्राइमरी लेवल है ना, वो बहुत इफेक्ट हुआ है। अब देखिए, वो जाते थे स्कूल फॉर अराउंड 4 आवर्स 5 आवर्स इन अ डे, उनकी रूटीन थी सुबह उठना है, नाश्ता करना है, जाना है स्कूल, जाना है, खेलना है, पढ़ाई करनी, वापस आ जाना है, सो जाना है। रूटीन सारी ख़राब हो गई। वो कंप्यूटर के सामने बैठ गए, जो हम टाइम लिमिट करना चाह रहे हैं स्क्रीन टाइम, वो ज़्यादा बढ़ा दिया हमने, वो अलग एक चीज़ हो गई। आप उसके बाद आपको वो वाली उस तरह की एजुकेशन मिल ही नहीं पा रही जो एक उस लेवल के लिए ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद आपको एक, या तो आपके सुपरविजन के लिए एक पेरेंट आपके सर पे उस वक्त खड़ा रहे, सब कुछ छोड़ के, मदर अपने घर के सारे काम छोड़ के, या वर्किंग मदर क्या करे फिर, वो अपने वर्क फ्रॉम होम करे या वो बच्चे की क्लासेस देखे, वो नहीं कर सकती। लेकिन जो मदर घर पे है, जो हाउसवाइफ है, आप समझती हैं कि उनका रोल बहुत ज्यादा बढ़ गया इसमें, ऑब्वियसली वो अपने काम छोड़े और छोटे वो किचन में खड़ी हो, या वो जाहिर सी बात है, क्योंकि बच्चे को वो वर्कशीट कराना, या अभी वो बच्चे ने कंप्यूटर ऑपरेट करने नहीं सीखा हुआ, वो क्या करेगा। जो प्रेप या 1 का बच्चा है, वो कितना कंप्यूटर ऑपरेट कर लेगा। इंस्ट्रक्शंस भी जो टीचर की तरफ से आ रही हैं, मे बी वो नहीं समझ वो इतनी जल्दी टाइप नहीं कर सक रहा, मतलब आपको वो सब चीज़ें, ये आपके स्किल्स चाहिए सारे, तो इसने बहुत ज़्यादा अफेक्ट किया है। और मेरा ख्याल से बच्चों की फ्रस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा इस वजह से बढ़ गई है, क्योंकि वो उसको फॉलो नहीं कर पा रहे, और वो 2 या 4 दफ़ा सवाल करेंगे, उसके बाद टीचर उस 1 घंटे में उस सवाल का 2 या 3 दफ़ा जवाब दे देगी, वो और उससे ज़्यादा तो नहीं कर सकती कुछ। बिल्कुल ऐसे ही। ये तो अब विद द पैसेज ऑफ टाइम जैसे ही कोई नॉर्मल की तरफ आएगा तो फिर इंशाल्लाह होगा, या फिर मदर्स का रोल बहुत बढ़ गया है, और या फिर आपका ये होगा वहाँ पे ये भी चलेगा, और साथ साथ उनको ट्यूशन्स लगानी पड़ेंगी कि घर आके ट्यूटर्स जो हैं वो उसको वही चीज़ दोबारा सब कुछ पढ़ाएं अगेन। फिर हम वो जो एक वो होता है हमारा रुझान टुवर्ड्स ट्यूशन्स, वो बढ़ जाएगा, वो आप डिपेंडेंट, ट्यूशन डिपेंडेंसी आपके ऊपर शुरू हो जाएगी। लेकिन इसमें हम एक मशवरा दे सकते हैं कि जो सीनियर स्कूल्स के बच्चे हैं या ए लेवल्स के बच्चे जब एग्जाम्स दे दें, या बड़ी क्लासेस के बच्चे, तो वो वॉलंटियर करें, जैसे वो छोटे बच्चों को पढ़ाएं और वो उनको हम आगे लाएं। उनके कोई हम ये एक सजेशन दे सकते हैं इस अपने प्लेटफॉर्म के ज़रिए कि वो उनके हम कोई मार्क्स रख लें और वो पीछे बच्चों को इस तरह से पढ़ाएं, वरना अपनी लाइफ में से निकालें, और कोई इस तरह का करें कि वो छोटे बच्चों को, जो पेरेंट्स नहीं खुद डील कर सकते, जो पेरेंट्स नहीं खुद पढ़ा सकते, तो वो उनके बच्चों को वो करें। कोई ऐसी हमें सिस्टम डेवलप करने पड़ेंगे जिनमें कोई ग्रुप ऑफ टीचर्स हों या ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स हों, सीनियर स्टूडेंट्स जो जूनियर स्टूडेंट्स की नीड्स को पूरा कर सकें, एजुकेशनल नीड्स को पूरा करें और उनको वो पढ़ा सकें। तो कोई आप, क्योंकि बड़े अच्छे लेवल पे काम करती हैं और मुझे आपसे बड़ी उम्मीदें हैं कि आप ऐसा कर सकती हैं, तो ये एक सजेशन है। आपने खुद भी अभी इसी तरह की बात की थी, तो मैं समझती हूँ कि आप ये कोई इसमें काम करें। जी ज़रूर, इंशाल्लाह आप सबकी दुआएं साथ रहेंगी तो हम लोग ऐसे प्लेटफॉर्म, अपने प्लेटफॉर्म
पर से इसको वी कैन वर्क ऑन इट, और हम इस तरह की चीज़ें ऑफर कर सकते हैं, नॉट जस्ट फॉर स्टूडेंट्स बट फॉर टीचर्स ऑल्सो, ताकि बिकॉज ये सारा कुछ जो है इट्स अ जॉइंट एफर्ट. अगर जॉइंट एफर्ट होगा टीचर्स का, हेड्स का, गवर्नमेंट का, स्टूडेंट्स का, तो ही ये चीज़ चल सकती है. वो कहते हैं ना, एक ही गाड़ी के पहिए अगर एक भी ज़रा सा हिल जाए तो वो गाड़ी सही तरह नहीं चल सकती. तो वी आर ऑल व्हील्स ऑफ द सेम व्हीकल, और हम यही चाहेंगे कि हम जितना कर सकें इस में कंट्रीब्यूट वो हम करें. एंड हम यही दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें ये तौफीक दे कि हम इस फील्ड में उसी तरह परफॉर्म करते रहें जिस तरह आज तक किया है, बल्कि इससे भी ज़्यादा. और चैलेंजेस बढ़ते बिल्कुल ऐसे ही है. अल्लाह ताला हमें इन चैलेंजेस को फेस करने की तौफीक अता करे. अच्छा, बीइंग एन एजुकेशनिस्ट, आप क्या मैसेज देना चाहेंगी हमारी नई जनरेशन को या एजुकेशनिस्ट को कि वो किस तरह से इस सिस्टम को बेहतरी की तरफ ला सकते हैं? पहले तो मैं स्टूडेंट्स को ही कहना चाहूँगी कि वो इस बात को अच्छी तरह समझें कि एजुकेशन कंसिस्ट किस चीज़ का करती है. एजुकेशन इज़ नॉट जस्ट लर्निंग फ्रॉम बुक्स, एजुकेशन इज़ नॉट जस्ट टेकिंग एग्ज़ाम्स. एजुकेशन सिर्फ एग्ज़ाम्स में एक अच्छे ग्रेड्स लेके पास होने का नाम नहीं है. एजुकेशन के अंदर बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं कि आप लाइफ स्किल्स सीखते हैं, आप सोशल इंटरेक्शन सीखते हैं, आप अपनी लाइफ में किस राह पे चल रहे हैं, नॉट जस्ट एज अ प्रोफेशन, लेकिन आप पॉजिटिविटी या नेगेटिविटी आप क्या लेकर चल रहे हैं आगे, आप अपने आप को कैसे कंडक्ट करेंगे, आपका जो बिहेवियर है लोगों के साथ कैसा रहेगा, ये सब कुछ आपके एजुकेशन का पार्ट है. हाउ यू बिहेव विद योर कोलीग्स, हाउ यू बिहेव विद योर seniors will all depend on how you behave in your school, with your peers, with your siblings, with your teachers today. और टीचर्स के लिए मेरा ये पैगाम है कि आप बच्चों को सिर्फ इस चीज़ पर फोकस ना करवाएं कि आज ये पढ़ाई करी है तो आपने इसको बस मार्क्स लेने हैं 9 out of 10 या 8 out of 10 लेकर आपने इसको बस सीख लेना है. आप उनकी तरबियत करें, आप उनको सिखाएं कि अपने आप को कंडक्ट कैसे करना है इन लाइफ. और पेरेंट्स के लिए भी मुझे यही एक बात कहनी है कि पेरेंट्स आजकल स्कूल्स में बस बच्चे को जब दाखिल कर देते हैं वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से इस तरह से सुबकदोश हो जाते हैं कि जी हमने दाखिल कर दिया बच्चे को, बस अब ये बच्चा जो है स्कूल के हवाले, एंड दैट्स इट. बट दैट्स नॉट द केस. एजुकेशन जो है वो स्कूल के साथ भी है, घर के साथ भी है. आपने सिर्फ एजुकेशन में बच्चे के ग्रेड्स पे फोकस नहीं करना, आपने उसको ऐसे स्कूल में दाखिल करना है जो उसको लाइफ स्किल्स भी सिखाए, जो उसको एक कंप्लीट एजुकेशन दे, ना कि सिर्फ एक बुकवर्म बना दे. तो दिस इज़ व्हाट आई वुड लाइक टू से टू एवरीवन, एंड आई होप दैट आई हैव बीन एबल टू कन्वे दिस मैसेज. जी, बहुत अच्छा आपने पैगाम दिया. आई होप कि लोग इसको सीखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे और कम से कम इस पर सोचेंगे. और मैं आप ही के मैसेज को आगे बढ़ाते हुए कहना चाहूँगी कि हम सबका फोकस ये होना चाहिए कि एक अच्छा इंसान बनाकर माशरे के अंदर लेकर आए. जब वो बच्चा प्रैक्टिकल लाइफ में माशरे में आए तो वो एक अच्छा इंसान हो, चाहे वो किसी भी प्रोफेशन से ताल्लुक़ रखता हो. इसी सोच के साथ आप सबका बहुत शुक्रिया.